नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जैसे कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिन लोगों ने भी ये पेपर दिया होगा अच्छा दिया होगा, और जिन्होंने मेरे चैनल से हिंदी पढ़ी होगी तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि उनकी 20 में से कम 18 नंबर ज़रूर आई होंगी, क्योंकि लगभग मैं सारे टॉपिक आपके पढ़ा चुकी हूँ और उन्होंने अच्छे से पेपर किया होगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आंसर की हमारी आज मैंने इसके आंसर की मैं आपको बता रही हूँ। तो 20 प्रश्न जो हिंदी के आए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने सेट के अनुसार आंसर लगाते रहिए। मेरे पास जो सेट है वो बी है, तो आप देख पा रहे होंगे। अपने सेट के अनुसार आप अपने आंसर लगाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें इतर इतरे इतर इतर जो शब्द है इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। तो देखो यहाँ पे भले ही आपके पास संस्कृत की संधि दे रखी है, लेकिन हिंदी में भी यही है। देखिए, अगर आप इसका संधि विच्छेद को ढंग से समझने की कोशिश करें तो इतर धन इतर दिया हुआ है, तो इतर र और यहाँ पे आ जाएगा प्लस इतर, तो इसमें ई आ जाएगा। मैंने आपको संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो इसमें ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। तो संस्कृत में गुण संधि का ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा आद गुण, यानी कि गुण संधि का ये सूत्र है। ठीक है, गुण संधि का ये उदाहरण यहाँ पे इतर 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 दिया हुआ है। ठीक, तो जहाँ पे भी मैंने बताया था बीचों बीच शब्द के आपको ए दिखाई दे तो सीधी सी बात है, आपको गुण संधि की उसमें पहचान मैंने आपको बताई थी। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो एक वाक्य आपको बताना है शुद्ध है। तो देखो, सबसे पहला है हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। तो देखो, कालचक्र और पहिया एक ही शब्द के मतलब समानार्थी हैं, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे पहिया शब्द नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी रात बीती तुम क्यों आई। तो देखो, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो फुल स्टॉप लगाया हुआ है वो उत्तरवाचक उत्तर सूचक इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो इस दृष्टिकोण से इसको हम गलत समझते हैं। ठीक है, अगला है डी, जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो। तो देखिए, धैर्यता, तो जहाँ पर भी धीर शब्द से बना है धैर्य, और य प्रत्यय जब धीर शब्द में जुड़ जाता है तो वो धैर्य बन जाता है, और य के साथ तौ प्रत्यय कभी नहीं लगता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि तीनों यहाँ पे आंसर जो 3 ऑप्शन दिए हुए वो गलत हो जाएंगे। बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। बहुत अच्छे से मैंने मुहावरे और लोकोक्तियाँ 3 से 4 वीडियोज़ में आपको कवर करवाए थे, और उन्हीं से ये एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अंधा पीसे कुत्ता खाए ये तो नहीं होगा। ठीक है, और अंधेर नगरी चौपट राजा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ का राजा ही निकम्मा होता है वहाँ की प्रजा, इसका ये आंसर होता है, मतलब अर्थ होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला ये भी नहीं होगा। इसका एक ही उत्तर है, अंधा बगुला कीचड़ खाए अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं विज्ञप्ति। ठीक है, जो राजपत्र में यानी कि गजट में जिसे हम कहते हैं राजपत्र में प्रकाशित होने वाली जो वैधानिक सर्वमान्य सर्वस्वीकृत समझी जाती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देख लीजिए, पांचवा प्रश्न है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, यूनिवार्ता। जो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह था उसकी एक हिंदी पत्रिका थी, और वो बहुत फेमस भी उस टाइम पे हुई थी, यूनिवार्ता के नाम से जो निकलती थी। ठीक, चलिए अगला है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है। तो सीधी सी बात है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो अपना डाटा संचित करता है। ठीक, चलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर तो रैम होना चाहिए, बाकी देखते हैं आयोग का आंसर इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। तो देखिए दोस्तों, इस पर थोड़ा सा अभी मैं कन्फ्यूज़न हूँ। डी तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जो क्योंकि तीनों ही व्याकरणाचार्य रहे हैं और इन तीनों ने ही प्रविशेषणों पर व्याख्या मतलब प्रविशेषण को अपने व्याकरण ग्रंथ में शामिल किया है। तो इसका जैसे ही मैं आंसर आपको ढूंढ करके अवश्य बताऊँगी कॉमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ।
यदि आप में से किसी को इसका आंसर 100% पता हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। तो देखो, मुक्तिबोध काट का सपना ये उनका उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास मुक्तिबोध ने लिखा था। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। मन्नू भंडारी का त्रिशंकु इनकी रचना है, ये भी सही हो जाएगा। शेखर जोशी की हलवाहा जो है वो कहानी है, ये भी सही हो जाएगा। सैलेस मटियानी ने उत्तर प्रियदर्शी नहीं लिखा था, बल्कि उत्तर प्रियदर्शी के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद जो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, इनकी रचना है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी सैलेस मटियानी की रचना नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया था। चलिए अगला 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है, सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है आपको जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो। तो देखो, हारित, बासंत, रक्त लोचन, परेवा। तो रक्त लोचन, लोचन का मतलब होता है आंखें, और रक्त मतलब लाल, तो लाल आंखें कबूतर की होती है, ये तो बिल्कुल सही है। परेवा भी होता है, हारित भी कबूतर को कहते हैं, बासंत हम कबूतर को नहीं कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला और 10वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है। तो एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा था, आपने यदि पढ़ा हो तो। 12th का तो खैर मैंने अभी नहीं कराया है, लेकिन जो 12th का सिलेबस है एनसीईआरटी में, उसमें ये कहानी दी हुई है। और सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखी गई है, और यशोधर पंत, जिनका वहाँ पे वाईडी पंत के नाम से भी उनको जाना जाता है, तो बहुत फेमस कैरेक्टर ये उस कहानी के हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला 11वां प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था। तो खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 11 में सी। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, 12वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो बनाए थे, और इसका नाम है हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ। तो आप इस प्लेलिस्ट को खोल करके अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो ये वीडियो आप देख सकते हैं। गढ़वाल के अंदर आने वाली बोलियाँ हैं, ठीक है, गढ़वाल के उपबोलियाँ, ठीक, ये आपको याद रख। तो वैसा ही यहाँ पर है, और उन अंतर को हमने अलग अलग नामों से, मध्यवर्ती पहाड़ी हमारी है गढ़वाल। तो देख पा रहे होंगे आप, इस वीडियो में मैंने आपको गढ़वाली और कुमाऊनी की अलग अलग एक बहुत अच्छे से डायग्राम को बना करके आपको समझाया था कि गढ़वाली की बोलियां कौन सी हैं और कुमाऊनी की कौन सी हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा उन्होंने 100% इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा सलानी, बाकी सब कुमाऊनी की हैं, और सलानी जो है वो गढ़वाली की एक उपबोली है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, इनमें से अंतस्थ व्यंजन हैं। तो सीधी सी बात है, य, र, ल, व, वर्णमाला वाला टॉपिक तो मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया था, तो इसमें से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है। 14वां प्रश्न है हमारा, इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द है। तो देखिए, अभी 2 दिन पहले ही जो वीडियो मैंने डाला था, जिसमें मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट जो आपको दिए थे, उसमें एक सेम प्रश्न था जो डिट्टो आपसे यहाँ पूछा गया है, ईक शब्द का तत्सम रूप। तो इक्षु इसका हो जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्होंने इसका आंसर किया होगा, जिन्होंने भी किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 15वां प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो, भास्कर भी एकदम सही वर्तनी है, द्वारका भी सही है, प्रज्वलित भी एकदम सही लिखा है, कृशांगिनी नहीं होता है बल्कि कृशांगी होता है, कृशांगी। तो यहाँ पे ये जो वर्तनी है वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई से भी टॉपिक मैंने छोड़ा होगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो एक अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। तो सेठ का श्रेष्ठी बिल्कुल सही है, तत्सम तद्भव युग्म दिए हुए हैं, सेठ तद्भव शब्द है और तत्सम हो जाएगा श्रेष्ठी। ठीक है। टकसाल तद्भव शब्द है और उसका तत्सम हो जाएगा टंकशाला। ठीक।
और कटहल को कंठफल कहते हैं, कटहल हम तद्भव में कहते हैं और तत्सम हो जाएगा कंठफल। तो सीधी सी बात है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रहट अरहट ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16वें का। 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने टॉपिक बताए थे आपको। देखो इसका आंसर देखो, प्राची प्रतीची सही हो जाएगा, समास व्यास ठीक है, मिश्रण रोक्षण ठीक है, अनग का निरग ये दोनों एक ही जैसे हो गए, अनग का अग हो जाएगा, अग का अनग या निरग होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है और वह है, यानी कि दल शब्द इनमें से 3 शब्द जो है वो दल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और एक नहीं किया जाता। तो सेना को भी दल कहते हैं, गर्त भी है और पर्त भी है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग अपना आंसर इसमें क्या मानता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी है, ठीक है। फिर है अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 कड़ी चलाने का प्रस्ताव इसमें से किसने दिया था। तो देखो ये जो काका कालेकर थे, उन्होंने जो है अ की 12 कड़ी का उदाहरण दिया था कि हिंदी देवनागरी लिपि जो है उनमें मात्राओं का अगर सुधार लाना है तो उन्होंने अ की 12 कड़ी का सुझाव दिया था, कि उन्होंने कहा था कि अ की 12 कड़ी इस तरह से लिखी जाए। तो ये बाद में इसका काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि ये बिल्कुल अस्पष्ट था। तो काका कालेकर ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज़ का, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। तो सीधी सी बात है, हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उत्तराखंड के प्रमुख कवि कहें या साहित्यकार कहें या रचनाकार कहें, तो सुमित्रा नंदन पंत का जो नाम था वो गोसाई दत्त या गुसें या सें भी उन्हें कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर अच्छे किए होंगे। 20 में से कम आपने 18 या 17 तो ज़रूर किए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जिन लोगों के ये नंबर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं हिंदी में, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।